नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिएगा, आज की जो क्लास होगी काफी शानदार है, काफी जानदार होने वाली है। आज हम जितने भी क्वेश्चनों के प्रश्न उत्तर करेंगे या फिर व्याख्या से जितने प्रश्नों का उत्तर होगा वो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए जी, तो शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को, अपनी शानदार क्लास को। अब अगर अभी तक आपने रिजल्ट गुरु का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिएगा। यहां से आप किसी भी क्लास की पीडीएफ, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी क्विज वगैरह यहां से लगा पाओगे। शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को। लीजिए देखो, हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। इतने सारे स्टेट के लिए हम इन सभी स्टेट का जितने भी एग्जाम है सभी को कवर किया जा रहा है। टीचिंग, रिजल्ट गुरु 2.2, डिफेंस, पंजाब, एचआर, राजस्थान, एमपी, तेलुगु, यूपी पीसीएस, एचपी, यूके, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी आपकी परीक्षा हो सभी के लिए क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चल रही हैं, दिन रात चल रही हैं, 24 घंटे चल रही हैं। चलिए जी, देखो पहले क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन कितना शानदार है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद बताता है। अब देखो, यहां से हमको एक चीज जाननी है कि सबसे पहले अव्यय ही किसको कहा जाता है, क्योंकि यही प्रश्न कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अव्यय, अव्यय को ना कई मायनों में अविकारी शब्द भी कहकर बुलाया जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? इसका दूसरा नाम होता है आपका अविकारी शब्द। इसको क्या कहते हैं? और इसको अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, आ का अर्थ होता है नहीं। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। अब परिवर्तन किसके आधार पर? ना तो देखो, लिंग, वचन, कारक और काल। क्या है भाई? और काल। इन चारों के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके अव्यय या फिर अविकारी शब्द। जैसे मैंने एक शब्द लिखा और, अब चाहे आप लिंग बदल लो, कारक बदल लो, कुछ भी बदल लो, इस और पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आपने लिखा लड़का, क्या लिखा आपने? लड़का। जैसे ही मैं इसका लिंग बदलता हूं तो ये शब्द चेंज हो जाता है। किसमें? लड़की में। मतलब ये चेंज होने वाले शब्द हैं, ये परिवर्तन होने वाले शब्द हैं। और परिवर्तन होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे कहलाते हैं आपके विकारी शब्द। विकार का अर्थ ही परिवर्तन होता है। क्या कहलाते हैं वो? वे कहलाते हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं याद रखिएगा। विकारी शब्द अगर पूछे जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यहां पर छापिएगा। देखो, एक होता है आपका संज्ञा विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, सर्वनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, आपकी क्रिया विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है और आपका विशेषण विकारी शब्दों के अंतर्गत आ जाता है। 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, लेकिन हमसे विकारी के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करी गई। हमसे मात्र सिंपल सा पूछा जा रहा है कि अव्यय बताइए, कौन सा अव्यय का भेद होगा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा है, कोई कुछ भी हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा जी? संबंध बोधक अव्यय। मैंने संबंध के बारे में बताया आपको कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, एक प्रकार का वे अव्यय जो किसी दूसरे शब्दों का किसी अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। लेकिन अव्यय के बारे में एक चीज याद रखिए, इसके प्रकार पूछे जाते हैं। आपको कितने प्रकार बताने हैं इसके? 4 प्रकार। 4 विकल्प में ना हो तो 5 बताइएगा, क्योंकि निपात अव्यय को इसका 5वां भेद माना जाता है कई मुनियों के अनुसार। याद रखिएगा। अब देखो, यहां से थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं। निम्न प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मतलब एक अशुद्ध वाक्य हमको दिया है, इसका शुद्ध रूप हमको चयन करना है। मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना है, मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेको गांव जाना है या फिर मेरे को गांव जाना है। ये अब आपको कमेंट के माध्यम से सूचित करना होगा। मैंने गांव जाना है। अब जैसे ही मैंने पढ़ा गुरुजी, मुझको गलती का एहसास हुआ कि हाँ भाई मैंने गलती कर दी। मैंने गांव जाना है, ये तो प्रयोग नहीं होगा। इसका शुद्ध रूप होगा मुझे गांव जाना है। क्या है? मुझे गांव जाना। ना ही मैं का प्रयोग होगा, ना ही मेको का, ना मेरे को। इसका सटीक रूप क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी में उत्तर छुपा बैठा है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? स्टार लगा लो, छपने वाला प्रश्न है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। व्यंजन कहते हैं उसको, चरण कहते हैं, मात्रा कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ी बात, छंद किसको कहते हैं? ऐसी कोई काव्य रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, तुक, लय, यति, गति के क्रम से सुसज्जित हो, क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अब छंद के अगर प्रकार पूछे जाए तो 4 प्रकार बताओगे। अगर कुल प्रकार पूछे जाए तो, अगर कहा जाए कि मुख्यतः छंद कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये शब्द जोड़ देना आगे, मुख्यतः छंद कितने प्रकार के होते हैं, तब उत्तर बताना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के मुख्यतः से छंद पाए जाते हैं।
एक और चीज यहां पर बताइएगा, हमसे पूछा जाता है छंद के अंग बताइए, छंद के अंग बताइए, छंद के अंग कितने होते हैं। देखना छंद के अंग अर्थात जैसे हाथ, पैर, चेहरा, नाक, गाल, ये सभी मेरे शरीर के अंग हैं, उसी प्रकार से छंद के भी अंग होते हैं। छंद के अंग कितने पाए जाते हैं? छंद के अंग होते हैं 7। कितने अंग होते हैं? 7। अब छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं हम? मात्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं साहब? क्वेश्चन में 3 में मात्रा, क्योंकि प्रत्येक अक्षर की एक अलग मात्रा होती है अपनी, या तो लघु में होगा या फिर गुरु मात्रा में होगा। अगर लघु का प्रयोग होगा, किसका? लघु का, तो हम खड़ी पाई का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ होता है एक मात्रा। इसका अर्थ क्या होता है जी? इसका अर्थ होता है आपका एक मात्रा। और अगर मैं गुरु की बात करूं, याद रखिएगा गुरु का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। इसका अर्थ होता है 2 मात्रा। क्या होता है इसका अर्थ? 2 मात्रा। इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है। अच्छा, कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है किन शब्दों के लिए आप गुरु का प्रयोग करोगे, किन के लिए आप लघु का प्रयोग करोगे। याद रखिएगा, जो भी आपके ह्रस्व स्वर हैं, क्या है? जो भी आपके ह्रस्व स्वर हैं, उन सभी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उन सभी के लिए आपका एक मात्रा यानी लघु का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी आपके दीर्घ स्वर हैं, क्या है? जितने भी आपके दीर्घ स्वर हैं, सभी के लिए गुरु का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 2 मात्रा। गुरु का प्रयोग अंकी बिंदी के लिए भी होता है, और विसर्ग के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? गुरु का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं चंद बिंदु की, तो चंद बिंदु के लिए हम लघु का प्रयोग करेंगे, यानी ह्रस्व का प्रयोग होगा। आगे आइएगा, निम्न विकल्पों में से, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। लोहा मानना, लोहा मानना, इस मुहावरे का अर्थ बताइएगा। इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? कमेंट के माध्यम से आपको सूचित करना है। मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, या फिर लाभ होना, कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? कमेंट में आपको बताना है। चलिए, लोहा मानना, इसका सटीक उत्तर बताइएगा। हाँ जी भाई, लोहा मानने का सटीक उत्तर बताना है सभी को। क्या बात है? देखो, बिल्कुल सटीक। कई सारे बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, कई सारे बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है हमको बिल्कुल सटीक उत्तर करने हैं। हाँ जी हाँ भाई, बिल्कुल। देखो, सभी के सटीक उत्तर आ रहे हैं, क्या बात है। बिल्कुल देखिएगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जाना। लोहा मानना, लोहा मानना अर्थात प्रभाव मानना। अगर आप कोई एग्जाम पास करते हो, कोई किसी एग्जाम में सेलेक्ट होकर दिखाते हो, एक दिन जरूर दिखाओगे, तो ये क्या है? जो सभी आस पड़ोस वाले हैं ना, जो भी आपके हेटर्स है, जो भी आपके पड़ोस में ताने वाने मारते रहते हैं, उस दिन आपका लोहा मान लेंगे। लोहा मान लेंगे अर्थात उस दिन आपका प्रभाव मान लेंगे कि हाँ, आप में भी कुछ दम है। बिल्कुल सटीक उत्तर क्या होगा? प्रभाव मानना। आगे आइएगा, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? अच्छा प्रश्न, ध्यान से बताएंगे। देखो, रस की अगर बात करूं, तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है जी? आनंद रस का शाब्दिक अर्थ होता है। ये चीज हमको पता चल गई। रस के प्रकार पूछे जाते हैं कि रस के प्रकार कितने होते हैं। याद रखिए, रस के प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग बन सकता है, और अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। कैसे? अगर हमसे कहा जाए भरत मुनि, क्या कहा जाए? भरत मुनि के अनुसार रसों के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार से हैं। सबसे पहले रसों के बारे में किस व्यक्ति ने जानकारी दी थी? कौन से मुनि थे? भरत मुनि थे। याद रखिए, सबसे पहले रसों के बारे में इन्हीं ने बताया था अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में। किसमें? नाट्य शास्त्र में इन्होंने 8 प्रकार के रस बताए थे, याद रखिएगा। इसके बाद जो एक रस ऐड किया था, उसका नाम था शांत रस। कौन सा नाम था? शांत रस। तो इसका स्थान कौन सा होगा? 9वां। अक्सर हमसे कहा जाता है 9वां रस बताइए, 9वां रस किसको कहा जाता है, या फिर 9वें रस के नाम से किसे बुलाया जाता है? किसको ये बुलाया जाता है? आपके शांत रस को, याद रखिएगा। अगर कहा जाए आपसे, तो देखो 9वां रस जुड़ गया, तो काव्य रस कितने हो गए? काव्य रस हो गए 9। कितने हो गए? 9। लेकिन बाद में और 2 रस ऐड करे गए, भक्ति रस और वात्सल्य रस। कौन से? भक्ति और वात्सल्य। तो कुल रस की संख्या कितनी हो गई? कुल रस की संख्या होगी 11। हर एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए थे, काव्य रस 9 हो गए, और कुल रस हो गए 11, याद रखिएगा। अच्छा, इस शांत रस को किस मुनि के द्वारा जोड़ा गया? अक्सर पूछा जाता है। वे मुनि का नाम था उद्वत। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, लेकिन श्रृंगार यहाँ पर गलत लिखा गया है। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, याद रखिए। श्रृंगार को लिखने की शुद्ध वर्तनी ये होती है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा डंडे का प्रयोग यहाँ पर किया है ना, ये नहीं आएगा, याद रखना। रसों का राजा श्रृंगार रस को जाना जाता है। श्रृंगार रस के भी अलग अलग भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसके 2 भेद माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पर आगे चलते हैं साहब। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प बताना है, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सटीक उत्तर क्या होगा जी? 6 के बारे में आपको बताना है। जी हाँ,
देखो, आप इस किताब को पढ़े हैं, इस वाक्य को आपको कर्मवाच्य में बदलना है। किस में बदलना है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य मतलब जहां पर क्रिया के लिंग, वचन और कारक किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार। याद रखिए, कर्मवाच्य सदैव क्या होता है? सदैव सकर्मक होता है। क्या होता है जी? सदैव सकर्मक माना जाता है कर्मवाच्य, ये आपको याद रखना है। हाँ जी, तो चलिए कर्मवाच्य की पहचानने की ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं। किसी भी वाक्य में अगर द्वारा आ जाए तो वो क्या होगा? वो हमेशा आपका कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, याद रखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, आप इस किताब को आपके द्वारा पढ़ाया गया, बिल्कुल सटीक उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए। 6 का सटीक उत्तर क्या होगा जी? ए वाला इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होता है। याद रखिए, यहां पर क्या है? क्रिया के लिंग, वचन और कारक किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। याद रखिएगा, आगे आते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वचन ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बताइएगा सभी के सभी। हाँ जी, तो किस किस बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है? किसी के द्वारा कहे गए वचन ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं? कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। जी हाँ, तो कई सारे बच्चों के गलत भी आ रहे हैं। जी हाँ भाई, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राम, ठीक है ना? चलेगा, सभी की राम नाम ले ली, सभी की राधे राधे ले ली। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताना है। किसी के द्वारा कहे गए वचन ज्यों का त्यों लिख देंगे अगर हम, तो वह लिखे जाएंगे उद्धरण चिन्ह में। किसमें? उद्धरण चिन्ह में। और उद्धरण चिन्ह आपका दो प्रकार से होता है, एक होता है इकहरा, एक होता है दोहरा। इकहरा उद्धरण में एक एक चिन्ह आते हैं और दोहरा में आ जाते हैं दो दो। और हमेशा किसी के द्वारा जो कही गई बात है कहां पर प्रयोग की जाती है? वह उद्धरण चिन्ह में ही प्रयोग करी जाती है, याद रखिएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? विलोम शब्दों में। कहां पर? विलोम शब्दों में इसका प्रयोग होगा और पुनरुक्ति शब्दों में इसका प्रयोग होगा। जैसे अगर आप रात का विलोम शब्द लिखोगे दिन, तो इसके बीच में आपको एक योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसी को योजक चिन्ह है। जैसे अक्सर हमने पढ़ा होगा, घर घर की कहानी है। क्या है? घर घर की कहानी है। तो पुनरुक्ति वाले शब्दों के बीच में भी किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम होता है इस प्रकार से, इसका अर्थ होता है अल्प समय के रुकने के लिए या फिर थोड़े समय रुकने के लिए। अर्धविराम कुछ इस प्रकार से होता है, आधे समय रुकने के लिए। एक होता है आपका उपविराम। क्या होता है जी? उपविराम को भी पढ़ते हैं। उपविराम होता है कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से, याद है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न प्रश्न में से 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानना है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का हमको क्या पहचानना है जी? सही समासिक वाला शब्द बताइएगा। सही समासिक वाला शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। चंद्र है शिखर पर जिसके, या चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, या चंद्र के जैसा है जो। अब ये आपको बताना है साहब। देखो, चंद्रशेखर, चंद्र किसके सर पर है? भगवान शिव के। अगर यहां पर समास पूछा जाता तो इसका अर्थ होता है भगवान शिव। क्या होता है? शिव। तो यहां पर समास कौन सा हो जाता? बहुब्री समास, क्योंकि तीसरे के बारे में जानकारी मिली, बहुब्री हो जाता। इसका विग्रह बताना है। देखो, समास, अक्सर ये प्रश्न हमसे अक्सर बार बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, समास किसको कहते हैं, या फिर संधि और समास में अंतर क्या होता है। समास कहा जाता है वर्णों के मेल को, सॉरी माफी चाहूंगा, शब्दों के मेल को कहते हैं। किसको कहते हैं? शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाए। जैसे देखो, यहां पर कई सारे शब्द हैं, इनसे एक शब्द मिलकर बन गया, कौन सा? चंद्रशेखर। और संधि कहते हैं वर्णों के मेल को। किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, याद रखें। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जानिएगा। निम्न प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य के सबसे अच्छे विकल्प का उदाहरण होगा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको क्या कहा जाता है? उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित या जिज्ञासु। क्या कहेंगे उसको? कमेंट करके बताइएगा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उत्साही कहेंगे, उद्यमी कहेंगे, हतोत्साहित कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे, किस नाम से मैं उसको बुलाऊंगा? क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताइएगा जी। क्या बात है? तो जिसका उत्साह ही नष्ट हो गया उसको कहेंगे हतोत्साहित। क्या कहेंगे? हतोत्साहित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जलज, जलज शब्द का पर्यायवाची चुनना है कि एक इसका अनेकार्थी शब्द भी क्या होता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करिएगा। देखो, अगर आप जल के पर्यायवाची में जा जोड़ दोगे, अर्थात जल में जन्म लेने वाला, जा का अर्थ क्या होता है?
जन्म लेना। जल में जन्म कौन लेगा गुरुजी? कमल लेगा। कौन लेगा? कमल। कमल के पर्यायवाची बनते हैं। और शंख के भी पर्यायवाची बनते हैं, क्योंकि शंख भी जल में जन्म लेता है। और मछली के भी पर्यायवाची बनते हैं। क्या बनते हैं? मछली के भी पर्यायवाची बनते हैं। लेकिन अगर आप जल के पर्यायवाची में दा जोड़ दोगे, अर्थात जल देने वाला, दा का अर्थ क्या होता है? देने वाला। तो जल कौन देता है गुरुजी? बादल देता है। कौन देता है? बादल देता है। और अगर आप जल के पर्यायवाची में धी जोड़ दोगे, जल को धारण करना, जल को धारण कौन करेगा गुरुजी? पृथ्वी पर बहुत सारा जल है, बहुत सारा पानी है, उसको धारण कौन करता है? समुद्र करता है। कौन करता है? समुद्र। तो जल के पर्यायवाची में जा जोड़ने से कमल के पर्यायवाची शंख और मछली, और जल के पर्यायवाची में दा जोड़ने से बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, जल के पर्यायवाची में धी जोड़ने से समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो जलज में ना एक अर्थ दिया गया है मछली, और मछली का भी जन्म जल में ही होता है, इसलिए मछली का भी ये पर्यायवाची होगा अनेकार्थी शब्द होगा। हाथी का एक पर्यायवाची अक्सर पूछा जाता है मतंग। क्या पूछा जाता है जी? मतंग को कई बार पूछा जाता है। याद रखिए। आगे आते हैं साहब। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। इसके बारे में बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर बताना। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न हो सकता है, ध्यान से करेंगे साहब। क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा प्रश्न जरूर है, फटाफट से बताइएगा इस प्रश्न का सटीक उत्तर। जी हाँ भाई, देखो सभी के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, किन्हीं बच्चों के उत्तर गलत भी हैं, किन्हीं बच्चों के उत्तर सही भी हैं। क्या बात है? बिल्कुल सटीक है जी आपके उत्तर। जी हाँ, बिल्कुल सटीक उत्तर है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक उत्तर क्या होगा? बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ जी भाई, देखो पूर्वकालिक में बदलना है। किस में बदलना है? यहां पर इस शब्द को याद रखिए, पूर्वकालिक मतलब ऐसी क्रिया जो अभी अभी समाप्त होकर हम किसी दूसरी क्रिया में प्रवेश कर जाएं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं नहाकर ऑफिस आता हूं, पहले वाली क्रिया क्या है मेरी? नहाना। पहले वाली क्रिया क्या है? नहाना। तो मैं नहाकर ऑफिस आता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया का एक उदाहरण होगा। किसका होगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सटीक उत्तर होगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। पहले उन्होंने गृह कार्य खत्म किया, पहले गृह कार्य किया, बाद में वे खेलने लगे। सटीक उत्तर क्या आ जाएगा? सी वालों बिल्कुल सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, हे प्रभु रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से रेखांकित पद का उचित कारक पहचानना है। उचित कारक कौन सा होगा? कारक। कारक किसको कहते हैं? कारक कहते हैं आपके कारक का दूसरा नाम अक्सर पूछा जाता है, हम क्या बताएंगे? परसर्ग बताएंगे। क्या बताएंगे जी? परसर्ग बताएंगे। याद रखिएगा। परसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार की विभक्ति होती है। हे प्रभु रक्षा करिए, हे प्रभु रक्षा करिए, इसके बारे में बताइएगा। संबोधन कारक है, अधिकरण है, संबंध है, कर्म कारक है। कौन सा हो जाएगा गुरुजी? देखकर ही पता चल रहा है संबोधन कारक होगा। क्या होगा? संबोधन कारक वालों बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है आपने। आगे आते हैं साहब। बच्चे ने खेल खेला। बच्चे ने खेल खेला, भविष्य काल में इसको बदलना है। भविष्य काल में बदलिएगा। बच्चे ने खेल खेला, भविष्य काल में बदलो इसको। क्वेश्चन नंबर 13। क्या बात है, बिल्कुल सटीक उत्तर है साहब आपके। देखो कई सारे बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर होगा, याद रखिएगा, बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्य काल में बदलना था। बच्चे खेल खेलेंगे, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगर आप डी सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोचा है आपने, बिल्कुल सही उत्तर है। देखो भविष्य काल कितने प्रकार से माना जाता है? 3 प्रकार से। वर्तमान काल, वर्तमान काल से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रकार से होता है। और भूतकाल, भूतकाल कितने प्रकार का होता है? याद रखिए, भूतकाल होता है आपका 6 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 14, राजपूत। राजपूत इस शब्द का स्त्रीलिंग में रूपांतरण करना है। स्त्रीलिंग में इसका रूपांतरण क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। राजपूत, इसका स्त्रीलिंग में रूपांतरण करिएगा। राजपूत को स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? क्वेश्चन 14 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बताइएगा। क्या कहा जाएगा? क्या मैं राजपुतानी कहूंगा, रजपुताई कहूंगा, राजपुतारिन कहूंगा, या फिर राजपूती कहूंगा? क्या कहूंगा स्त्रीलिंग में बताइएगा। जैसे मानकर चलो कोई राजपूत है, उसकी पत्नी को क्या कहेंगे? यहां से आप रिलेट कर सकते हो, राजपुतानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपुतानी है। जैसे सेठ की पत्नी सेठानी, और थानेदार की पत्नी थानेदारनी, उसी प्रकार राजपूत की पत्नी राजपूतानी कहा जाएगा स्त्रीलिंग में इसका रूपांतरण। लेकिन यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ये टॉपिक हमसे अक्सर पूछा जाता है, लिंग। क्या है? लिंग। कई बार हमसे इसका अर्थ पूछा जाता है कि हिंदी के अनुसार लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या बताओगे आप? बताओगे चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। या फिर वर्ग आप उत्तर करोगे, या फिर आप उत्तर करोगे क्या? या फिर आप उत्तर करोगे जाति, कि आप स्त्री जाति से हैं कि आप पुरुष जाति से हैं। कितने
कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्त्रीलिंग, एक होता है आपका पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। लेकिन हिंदी की आदि जननी कौन सी है? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत में अगर लिंग के प्रकार पूछे जाए तब आप उत्तर बताओगे 3 प्रकार होते हैं, और ये प्रश्न अक्सर बना है। यहां पर तीसरे प्रकार को कहा जाता है क्लीव वर्ग। क्या कहते हैं? क्लीव वर्ग। और क्लीव वर्ग का अर्थ होता है नपुंसकलिंग। क्या होता है? नपुंसकलिंग। हिंदी में कोई भी नपुंसकलिंग नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 3 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं। इसके तीसरे जेंडर को कहा जाता है न्यूट्रल जेंडर। क्या कहते हैं साहब? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और इंग्लिश हिंदी में भी कोई न्यूट्रल जेंडर नहीं होता है, सिर्फ 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग। या तो पुरुष होगा या फिर स्त्री होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। जी हाँ भाई। अच्छा, आगे आइएगा, इस प्रश्न के बारे में बताना है। जी हाँ भाई, बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सटीक उत्तर आए साहब आपके। चलिए, तपस्वी। अब देखो, तपस्वी का फिर से हमको स्त्रीलिंग बनाना है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका स्त्रीलिंग में रूपांतरण करना है। किसमें करना है? स्त्रीलिंग में। कमेंट करके बताना है जी आपको इसका स्त्रीलिंग में रूपांतरण क्या होगा। क्वेश्चन 15 के बारे में बताइएगा। जी हाँ भाई, देखो, तपस्विनी होगा, तपस्विनी होगा, क्या होगा? इसका सटीक उत्तर होता है तपस्विनी। क्या होता है जी? तपस्विनी होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? तपस्विनी होता है। आगे आते हैं, तलवार। तलवार, दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प चुनिएगा। तलवार का बहुवचन बनाना है। तलवार का बहुवचन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तलवार का बहुवचन निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तलवारें होगा, तलवारों होगा, तलवार होगा, या फिर तलवारें होगा। क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके आपको बताना है तलवार का बहुवचन। क्वेश्चन 16 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बताइएगा। गुरु, तलवार क्या होती है? अगर इसका बहुवचन बनाना हो तलवार। अक्सर हमसे पूछा जाता है अस्त्र। क्या है? अस्त्र और शस्त्र, इन दोनों में अंतर बताइएगा। अस्त्र और शस्त्र किसको कहते हैं? अस्त्र कहते हैं जिसको फेंक कर चलाया जाता है। किसको? जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जिसको फेंक कर प्रयोग करते हैं। किसको? फेंक कर। जैसे फेंक कर हमेशा किनका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, जिनको मंत्रोच्चारित करके फेंका जाता है। जैसे मानकर चलो कोई बाण मैंने लिया, या फिर कोई तिनका मैंने लिया, या फिर कोई हथियार मैंने लिया, इस पर मैं कुछ मंत्र फूंकूंगा, उसको फेंक कर चला दूंगा दुश्मन पर। तो जो भी मंत्र फूंक कर चलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। शस्त्र किसको कहते हैं? ऐसे हथियार जिनका हाथ में रखकर प्रयोग किया जाता है। जैसे तलवार को आप हाथ में पकड़ कर ही चलाओगे, क्या कहलाएगी? शस्त्र कहलाएगी, याद रखिएगा। आगे आते हैं, चलिए। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने क्या दिया? ए। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? ह्रस्व और दीर्घ हम कहां पर पढ़ते हैं? कमेंट करके बताइएगा। स्वर में पढ़ते हैं, व्यंजन में पढ़ते हैं, वर्णमाला में पढ़ते हैं, या फिर संयुक्त तो व्यंजन के अंतर्गत ये पढ़ा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। किसका भाग होते हैं या फिर किसका भेद होते हैं? कमेंट करके आपको बताना है। देखो, हमने अक्सर पढ़े होंगे स्वर। स्वर 3 प्रकार से जाने जाते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, एक होता है आपका प्लुप्त स्वर। कौन सा होता है जी? प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में छोटा आ जाता है, छोटी ई आ जाती है, छोटा ऊ और रे से ऋषि। याद रखिएगा, सबसे पहले इन्हीं स्वरों की रचना करी गई थी वर्णमाला में, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। मूल स्वर अर्थात, याद रखिएगा, एक महर्षि हुए हैं आपके हिंदी में पणनी नाम से। किस नाम से? पणनी नाम से। उन्होंने मुर्गे की आवाज को सुना था। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकुड़ुकू। क्या कैसे बोलता है? कुकुड़ुकू। तो मुर्गे की आवाज से प्रेरित होकर हिंदी वर्णमाला में 4 स्वर बना दिए थे। जैसे देखो, मुर्गे की आवाज होती है कुकुड़ुकू, इसको पढ़ो आ ई उ, तो उसी की आवाज से प्रेरित होकर यहाँ पर 4 स्वर बना दिए, इनको मूल स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर संख्या में होते हैं 4, ह्रस्व स्वर होते हैं 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं। प्लुप्त, किसी शब्द को अगर लंबा खींचना हो, किसी वर्ण को, वहां पर प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। अक्सर नाटक और संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जब दशरथ जी का देहांत होता है, उनका स्वर्गवास होता है रामायण में, तो उनके मुख से निकलता है राम। क्या निकलता है? राम। अर्थात किसी शब्द को लंबा खींचना। क्या खींचना? किसी शब्द को लंबा खींचना क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लुप्त स्वर। क्या कहलाता है जी? प्लुप्त स्वर कहलाता है, याद रखिएगा। व्यंजन, व्यंजन की संख्या 33 होती है, स्वर की संख्या होती है 11। 4 और 7 को ऐड करोगे 11 मिल जाएगा। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर सुसज्जित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपका छ, त्रे, गे और स्त्रे, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, याद रखिएगा। आगे आते हैं साहब, आगे विकल्प ए वालों, बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है आपने। आगे चलिएगा। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन के बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन होगा? कमेंट करके बताइएगा। य, स, य, प, स, ट,
कौन सा हो जाएगा? देखो ऊष्म व्यंजन किसको कहा जाता है, सबसे पहले ये जानो। ऊष्म अर्थात ऊष्मा, ऊष्मा अर्थात गर्मी। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह में घर्षण होता है, वायु में जब हम बोलते हैं तो घर्षण होता है, और उसी घर्षण के कारण ना मुंह के अंदर जो बनने वाली हवा है वह गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और गर्म हवा बाहर आती है। ये अंतर आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, चलेगा। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हा से हाथी, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। सीटी वाले सा का उच्चारण स्थान होता है तालु के द्वारा। किसके द्वारा बोला जाता है? तालु के द्वारा। षटकोण वाला सा आपका मूर्धा के द्वारा बोला जाएगा। सवाल वाला सा आपका दंत के द्वारा बोला जाएगा। हा से हाथी आपका कंठ द्वार के द्वारा बोला जाता है। इसी को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य। वर्ण किसको कहते हैं? हा से हाथी को ही कहते हैं, याद रखना है। लेकिन अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ। एक और हमने देखो, ये तो हो गए ऊष्म व्यंजन। एक होते हैं आपके अंतयस्थ व्यंजन। क्या होते हैं जी? अंतयस्थ वर्ण होते हैं। अंतयस्थ मतलब जिनका उच्चारण अंतः मन से किया जाता है। क्या कहलाते हैं? अंतयस्थ व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा ये देखिएगा, जैसे या है, जैसे रा है, जैसे ला है, जैसे वाह है, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके अंतयस्थ व्यंजन। जैसे या का उच्चारण स्थान तालु के द्वारा, रा का मूर्धा के द्वारा, ला दंत के द्वारा, लेकिन वाह का उच्चारण स्थान कंठ द्वारा नहीं होता है, और ये सर्वाधिक भी पूछा भी जाता है। ये बोला जाता है दंत जमा ओष्ठ के द्वारा। किसके द्वारा? दंत जमा ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। छाप कर रखिएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं साहब। दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण की है? पक्ष, पाक्षिक, प्रेम, प्यार, दुख, सुख, स्वर्ण, सोना। मतलब हमको क्या बताना है? दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाला विशेषण। पहले में संज्ञा होना चाहिए, दूसरे में उससे बना हुआ विशेषण होना चाहिए। इसके बारे में आपको बताना है कौन सी जोड़ी सही है। चलिए, पक्ष से पाक्षिक है, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। अब देखो, पक्ष से, पक्ष क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है, इससे बना हुआ विशेषण पाक्षिक होगा। बिल्कुल सटीक उत्तर है। प्रेम और प्यार ये तो पर्यायवाची हैं, ये तो पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। दुख और सुख ये तो गुरुजी विलोम है। क्या है? विलोम है, याद रखिए। स्वर्ण और सोना ये है आपके पर्यायवाची। क्या है साहब? पर्यायवाची शब्द है, याद रखिए। क्या है? पर्यायवाची है। अब देखो, हमसे क्या पूछा था? विशेषण और संज्ञा के बारे में जानकारी मांगी थी। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 1 मिनट जरा मुझको थोड़ा सा टाइम देना। हाँ जी भाई, 1 मिनट जरा। हाँ जी, मैंने ये साफ किया, एक मिनट ठीक से लिख देता हूं, ठीक है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर हाँ जी 20 के बारे में बताइएगा। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है? स्टार लगा लो, छप सकता है ये प्रश्न। अगर जैसे देखो, यहां पर मैंने लिखा वह खाना खा रहा है, और दूसरे वाले वाक्य में मैंने वह खाना खा रही है। अब देखो, सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द। अब मुझको कैसे पता चलेगा कि यह लड़का है और यह लड़की है? मैंने कैसे अंतर पहचाना? कैसे अंतर पहचाना? कमेंट करके बताइए। क्रिया से, कर्म से, कर्ता से, वचन से, किस प्रकार से मैंने अंतर पहचान लिया कि यह स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है और वह पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है? हम अंतर पहचान सकते हैं क्रिया से। किससे? क्रिया से। वह खाना खा रहा है। अब देखो, यहां पर रहा है क्या है? पुल्लिंग के बारे में बोध हो रहा है। किसके बारे में? पुल्लिंग। गुरुजी, जो खाना खा रहा है वह पुरुष होगा, क्योंकि हमको क्रिया से पता चल गया। यही प्रश्न बना था। सर्वनाम वाले शब्दों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। किससे चलता है? क्रिया से। वह खाना खा रही है, यहां पर क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगी, क्योंकि गुरुजी जो खाने वाला है वह कोई महिला हो सकती है, कोई स्त्री हो सकती है। तो कैसे पता चला? क्रिया से पता चला। तो कैसे पता लगा सकते हैं हम? क्रिया से पता लगा सकते हैं, याद रखिएगा। सर्वनाम में देखो, वह खाना खा रहा, यहां तक तो सब सेम है, लेकिन पता अंतर कहां पर हुआ? क्रिया में अंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? स्टार लगा लो, छप सकता है। सबसे अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं क्वेश्चन में 21 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर क्या होगा? जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए जी, इसके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? पद्मावत लिखी गई है। कमेंट करके बताइएगा कौन सी है? पद्मावत बिल्कुल सटीक उत्तर है। लेकिन कई बार पूछी जाती है श्रृंगार लहरी किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट करके बताना किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है श्रृंगार लहरी। आगे आते हैं, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? स्टार लगा लो, छपेगा। अच्छा प्रश्न छप सकता है। भारत दुर्दशा के बारे में हमसे जानकारी मांगे। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? कमेंट करके बताइएगा किसके द्वारा है। चलिए क्वेश्चन 22,
भारत दुर्दशा। अब देखो भारत दुर्दशा के बारे में लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने? ये भारत दुर्दशा नामक उपन्यास। सबसे बड़ी बात तो यही जानो कि उपन्यास कहते किसको हैं। सबसे पहले यही नहीं पता होता। ऐसी कोई रचना जिसको पढ़कर आपको लगता है कि ये तो आपके जीवन के बारे में कही गई है, आपके बारे में बात बताई गई है, वही क्या कहलाती है? उपन्यास कहलाती है। अक्सर हमसे पूछा जाता है आत्मकथा किसके बारे में? आत्मकथा और जीवनी के बारे में। आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा स्वयं की कथा को क्या कहते हैं? स्वयं की कथा को आत्मकथा कहते हैं, जीवनी कहते हैं। अगर स्वयं की कथा आपका कोई और व्यक्ति लिखता है तो वह कहलाती है जीवनी। और प्रमाण की आवश्यकता कहां होगी? भाई देखो आत्मकथा, अगर स्वयं की कथा हम स्वयं लिख देंगे तब वहां पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हमारी कथा कोई तीसरा व्यक्ति लिखेगा वहां पर हमको प्रमाण की आवश्यकता होगी। तो प्रमाण की आवश्यकता कहां होती है, अर्थात सबूत की आवश्यकता कहां पर होती है कि आपने सही बात बताई है कि नहीं? ये जीवनी में होती है। किसमें होती है? जीवनी में। आगे आएगा। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? स्टार लगा लो, अच्छा प्रश्न छप सकता है। चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव। इन चारों रचनाओं में से ना एक रचना मैं आपको यूपी पुलिस की आगामी परीक्षाओं में दिखाऊंगा, अक्सर पूछी जाती है। चलिए कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन में 23 का उत्तर क्या होगा? 23 के बारे में बताना है, इसका सटीक उत्तर क्या होगा? देखो ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है, चारों के चारों। और सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, याद रखिएगा। अज्ञे जी का पूरा नाम हीरानंद वात्सायन अज्ञे। सुभद्रा कुमारी चौहान, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये इन्हीं की पंक्ति है, इन्हीं की कविता है। आगे आइएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? स्टार लगा लो। देखो ज्ञानपीठ के बारे में अगर बताया जाए तो भारत का साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा है? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यही है। अगर बात कही जाए आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार थी कि भारत का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा। हाँ जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जी के बारे में बात हो रही है। अच्छा कमेंट करके बताइए क्वेश्चन 24 का उत्तर क्या होगा? देखो खूंटियों पर टंगे लोक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1955 में पहली बार दिए गए थे, हालांकि स्थापना 1 साल पहले हो जाती है, अर्थात 1954 में। पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को, याद रखिएगा। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी। आगे आते हैं साहब। देखो ये गद्यांश वाला प्रश्न है, अभी गद्यांश मेरे पीछे छुप रहा होगा। गद्यांश वाले प्रश्न मैं आपको सबसे आखिर में कराऊंगा। पहले हम करते हैं व्याकरण वाले प्रश्न। कौन से करते हैं? व्याकरण। अच्छा जी देखो विरूपाक्ष का समानार्थी चुनना है। विरूपाक्ष का समानार्थी क्या होगा? विरूपाक्ष किसको कहते हैं गुरुजी? ऐसा जो गुस्से से भरा हो। क्या हो? जो गुस्से से भरा हो, चलिएगा, उसको कहते हैं विरूपाक्ष, या फिर जिसकी आंखें लाल लाल हो। क्वेश्चन 29 के बारे में देखो, 29 का सटीक उत्तर क्या होगा? चलिए विरूपाक्ष का समानार्थी, विरूपाक्ष कहते हैं गुस्सैल स्वभाव वाले व्यक्ति को। किसको कहते हैं? गुस्सैल स्वभाव वाले व्यक्ति को विरूपाक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसी को? विरूपाक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। निम्न प्रश्न में से अब देखो यहाँ पर अलंकार चुनना है। काली घटा का घमंड घट गया। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में आपको क्या बताना है? अलंकार बताना है। सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पर चमत्कार या फिर सजावट किस शब्द के द्वारा हुई? क्योंकि यहाँ पर घटा जो शब्द है ना, ये 2 बार आ गया और दोनों जगह पर इसके अर्थ अलग अलग हैं। यानी काली घटा, पहले यहां पर इसका अर्थ है बादल से, दूसरा अर्थ है इसका कम होना। क्या होना? कम होना। मतलब काली घटा, जो काला बादल था उसका घमंड कम हो गया, उसका घमंड कम हो गया। तो जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक स्थान पर उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर होता है आपका यमक अलंकार। क्या हो जाता है जी? यमक अलंकार का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बताइएगा। देखो निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, पतन का अर्थ बताना है। पतन का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन 31 के बारे में बताइए। क्वेश्चन 31 का सटीक उत्तर क्या होगा? पतन किसको कहते हैं? देखो इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है पत्तन। क्या होता है? पत्तन। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस पतन का अर्थ होगा गिरना। इस पत्तन को कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं जी? बंदरगाह इसी को कहा जाता है, बंदरगाह इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं साहब। नाश
नाश शब्द वाला सही अर्थ बताना है कि किसका अर्थ नाश होता है, कमेंट बॉक्स में, अर्थात इसी का पर्यायवाची चुनना है। कमेंट करके बताया क्वेश्चन नंबर 32 का सटीक उत्तर क्या हो सकता है। क्या बात है साहब, बिल्कुल आप सटीक उत्तर कर रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल। देखो कई सारे बच्चों के अभी भी गलत आ रहे हैं, गलत क्यों करना है, सही करना है। चलिए जी, हाँ जी, किस किस बच्चे का सटीक उत्तर आ गया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन में 32 देखो, नाश कहा जाता है तबाही को, किसको कहते हैं, तबाही को कहते हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष किसको कहते हैं, उत्कर्ष कहते हैं आपकी प्रगति को, या फिर आपके उत्थान को, या फिर आपके प्रमोशन को कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, प्रमोशन को। नवीन का अर्थ तो नया होता है, उत्थान और उत्कर्ष बिल्कुल एक ही जैसे शब्द है, अर्थात पर्यायवाची कर सकते हो। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, नाश का तो तबाही होता है। उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं, मतलब उपसर्ग, उपसर्ग, उप मतलब समीप और सर्ग मतलब साथ रहने वाले, ऐसे शब्द जो शब्दों के, अब देखो उपसर्ग गलत लिखा है, बिल्कुल सही है भाई, उपसर्ग, उपसर्ग गलत लिखा गया, उपसर्ग ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, उपसर्ग। क्वेश्चन में 33 के बारे में बताएगा, उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं, कमेंट करके बताएगा। अंत, आरंभ, क्रिया, 8, सटीक उत्तर बताना है। देखो उपसर्ग शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं, और अंत में कौन जोड़े जाते हैं, अंत में तो गुरुजी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अंत में कौन जोड़े जाते हैं, प्रत्यय जोड़े जाते हैं, याद रखिएगा। आगे चला जाए, आगे चलें जी, बिल्कुल। देखो 8 प्रकार से क्या होता है, 8 प्रकार से तो कारक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कारक, 8 प्रकार से। 8 प्रकार के रस भी बताए थे भरत मुनि जी ने, भरत मुनि ने रस भी कितने बताए थे, 8 प्रकार के। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं साहब। कपोत, कपोत का हमको क्या बताना है, कपोत का हमको सही तद्भव रूप बताना है। कि देखो कपोत तो संस्कृत का शब्द है, किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग करने पर कहलाते हैं तत्सम। क्या कहलाते हैं जी, तत्सम कहलाते हैं, याद रखिए क्या कहलाते हैं, तत्सम। अब इसका तद्भव में रूपांतरण करना है, इसका तद्भव में रूपांतरण, गाल होगा, कबूतर होगा, काम होगा, काज होगा। कपोत को तद्भव में कहा जाता है कबूतर, क्या कहते हैं, कबूतर कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, निम्न प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा प्रत्यय से नहीं बना है, चिकनाहट नहीं बना है, चांदनी नहीं बना है, खटास नहीं बना है, बखूबी नहीं बना है। कौन सा नहीं बना है, मतलब जिसमें प्रत्यय का प्रयोग ही नहीं किया गया है, आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, कमेंट करके आपको बताना है, चिकनाहट, चांदनी, खटास, बखूबी। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, प्रत्यय मतलब जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, किस में जोड़े जाते हैं, जो शब्दों के अंत में जोड़े जाएंगे, और ये भी 2 प्रकार से जोड़े जाते हैं। अर्थात एक तो होता है आपका कृदंत प्रत्यय, क्या होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है आपका ताब्दिक प्रत्यय। क्या होता है ताब्दिक, कृदंत मतलब कैसे कृदंत, कैसे क्रिया, जो क्रिया में जोड़े जाए या फिर क्रिया के मूल रूप धातु में जोड़े जाए, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके कृदंत प्रत्यय। ताब्दिक किसको कहूंगा मैं, ताब्दिक कहलाते हैं आपके ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा में जोड़े जाते हैं, या फिर सर्वनाम में जोड़े जाते हैं, या फिर आपके विशेषण में जुड़ जाते हैं, याद रखिएगा, ताब्दिक कहलाते हैं। अब देखो कई सारे उदाहरण होते हैं, सेठ जमा आनी, सेठानी संज्ञा में जोड़ा है, ताब्दिक कहलाएगा। हाँ जी, तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमने दिया ही नहीं। चलिए, चिकनाहट यहाँ पर आ जुड़ा है, यहाँ पर नी जुड़ा है, खटास ये, लेकिन बखूबी, बखूबी में आगे उपसर्ग भी जुड़ा है, क्या जुड़ा है, उपसर्ग भी जुड़ा है। तो सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी वाला बिल्कुल सटीक उत्तर होता है। आगे आएगा उल्लास, उल्लास का सही संधि विच्छेद हमको बताना है। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत जमा लास, उल जमा लास, उल जमा आस, या फिर उल जमा आलस, क्या हो जाएगा सटीक, संधि विच्छेद बताना है। संधि, संधि किसको कहा जाता है, याद रखिए, संधि कहते हैं वर्णों के मेल को, किसको कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन इसका विलोम पूछा जाता है। इसका विलोम शब्द क्या होगा संधि का, इस संधि का जो विलोम शब्द होगा ना, वो होगा विग्रह, क्या हो जाएगा, विग्रह। और समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में आपको बताना है। उत्जमालास, सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, उत्जमालास क्या हो जाएगा, उल्लास होगा, बिल्कुल सटीक उत्तर। थोड़ा सा और आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखिएगा। संयोग, संयोग का हमको क्या चुनना है, विलोम शब्द चुनना है। और विलोम शब्द चुनते समय बस एक चीज का याद रखना, कभी भी उत्तर गलत नहीं होगा। अगर तत्सम शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए, हमेशा उत्तर तत्सम में करोगे। विलोम शब्द सभी को आते हैं, विपरीत अर्थ सभी निकाल लेते हैं, लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है तत्सम और तद्भव में। अगर तद्भव का विलोम शब्द पूछा जाए, तब उत्तर क्या करोगे, तद्भव उत्तर करोगे, याद रखिएगा।
संयोग का क्या होगा, वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोग होगा। बिल्कुल सटीक उत्तर। आगे आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है? थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बताएंगे इस प्रश्न का सटीक उत्तर। निम्नलिखित में से क्या निकलता है? निम्नलिखित में से क्या निकलता है, कमेंट करके बताइएगा। क्या बात है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बात कही जा रही है। माखनलाल चतुर्वेदी, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सटीक उत्तर क्या होगा? जी हाँ, देखो मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तरों का। माखनलाल चतुर्वेदी, देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में शुरू हुए थे। कब हुए थे? 1955 में। 1955 में पहली बार किसको दिया गया था? पहली बार इन्हीं को दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, याद रखिएगा। सन कब है? 1955। रचना कौन सी है? हेमतरंगिणी रचना है, याद रखिएगा। इसमें 1 लाख रुपए की उपहार राशि प्रदान करी जाती है, ये आपको याद रखना है। भारतीय साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी याद रखोगे। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी में? 2 कौन सी होती है? एक होती है इंग्लिश में भी दिया जाता है और राजस्थानी में भी दिया जाता है। किसमें? राजस्थानी में। तो 22 जमा 2 22 है, अपनी संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित। आगे आना है, देखो ये गद्यांश है, गद्यांश में आपको आखिर में कराऊंगा, याद रखिएगा, क्योंकि मेरे पीछे छुप रहा होगा। चलेगा, तब तक इस प्रश्न के बारे में करते। अब चलो देखो, गद्यांश कर ही लो, गद्यांश कर ही लो साहब, गद्यांश कर ही लो। 1 मिनट में गद्यांश पर आपको लेकर चलता हूँ। ये रहा भाई आपका गद्यांश। देखो मैं ना थोड़ी देर के लिए अपने आपको पीछे से हाइड कर दूंगा, आपको 30 सेकंड मिलेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद गद्यांश को पढ़िएगा, तब आपको उत्तर करना है। देखो मैं अपने आप को हटा देता हूं ताकि आपको ये गद्यांश पूरी तरीके से दिखाई दे। मेरी आवाज आपको आ रही होगी, लेकिन गद्यांश के बारे में आपको सुनना है साहब। अरे वाह, क्या बात है, ये बिल्कुल सटीक उत्तर। देखो, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? पहले तो गद्यांश को पढ़ो, गद्यांश को पढ़ने के बाद उत्तर करना है। देखिएगा, पहले सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद गद्यांश, जैसे ही वो लाइन आएगी तुरंत आपके दिमाग में उत्तर आ जाएगा। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, बलि, बाली, कृष्णदेव राय या फिर बहमनी राज। अब देखो लगभग 5 वर्ष, देखो यहां पर देखिएगा, यहां पर उत्तर छुपा हुआ होगा कहीं ना कहीं। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस हम्पी विजयनगर के स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजय साम्राज्य की नींव रखी थी। अच्छा जी, लेकिन वे कृष्णदेव राय थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया, विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया। अच्छा देखो यहां पर देखिए, कहीं ना कहीं आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। हाँ जी, फैलाया, जिसने दक्षिण भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना, परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संग 1556 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को समस्त को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। उस समय साम्राज्य का दुखद अंत था। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन के पठार तक प्रायद्वीपीय था। विजयनगर के क्या है भाई, भाग्याशेष का एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच में फैले हैं। अब देखो यही गद्यांश है, ये गद्यांश यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, जहां पर ये प्रश्न बना था। याद रखिए किसका है? यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, याद रखिएगा। किसका है जी? यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, याद रखिएगा। अच्छा देखो, इस प्रश्न के बारे में बताएगा, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को। चलिए बस मुझको 30 सेकंड का टाइम देना। जी हाँ भाई, सब क्वेश्चन 25 के बारे में बताइएगा। 25 का सटीक उत्तर क्या होगा जी? क्वेश्चन 25, हाँ जी भाई, बाली इसका सटीक उत्तर होता है। क्या होता है साहब? बाली इसका सटीक उत्तर होता है, याद रखिएगा। हाँ जी, किसने हम्पी के स्वप्नों की नगरी कहा था? किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? उसी गद्यांश के अनुसार बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग ने, देखो यहां पर लिखा गया है, यहां पर कहां पर लिखा है? डोमिंग ने। कहां पर? डोमिंग ने कहा था, याद रखिएगा। आगे आते हैं, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन हुआ था संयुक्त आक्रमण के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त आक्रमण के द्वारा। विजयनगर के भाग्याशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर गद्यांश के अनुसार होता है जनशून्य के आधार पर। किसके आधार पर? जनशून्य की दृश्यावली के बीच फैलते हैं। अब देखिएगा, एक होता है काव्य। क्या होता है? काव्य। काव्य किसको कहते हैं? ऐसी कोई रचना, आपके मन में कोई बात है, अगर आपने वह कहीं पर लिख दी है तो क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी आपकी काव्य। आपकी लिखी गई बात ही काव्य कहलाती है। काव्य
दो प्रकार से हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका दृश्य काव्य, एक हो सकता है आपका श्रव्य काव्य। क्या हो जाएगा जी? श्रव्य काव्य हो जाएगा, याद रखिएगा। जो श्रव्य काव्य होता है ये भी दो प्रकार से होता है, पद्य और गद्य। किस प्रकार से? पद्य और गद्य की मिली रचना कहलाती है आपकी चंपू काव्य। क्या कहलाती है? चंपू काव्य कहलाती है, याद रखिए। क्या कहलाती है जी? चंपू काव्य कहलाती है, याद रखिए। क्वेश्चन 28 का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, जनशून्य हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर। अब देखो आगे वाले प्रश्नों पर मैं आपको लेकर चलता हूं। जी हाँ, देखो ये प्रश्न हम कर चुके हैं, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, बिल्कुल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, इस प्रश्न के बारे में बताया। क्वेश्चन कहाँ थे हम? क्वेश्चन कहाँ थे? हाँ यहाँ पर थे। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, यहाँ पर हमको क्या बताना है? अलंकार बताना है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, यहाँ पर अलंकार बताएगा। यहाँ पर किस प्रकार का अलंकार होगा? कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा साहब, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? कमेंट करके आपको बताना है। जी हाँ भाई, बिल्कुल। देखो कई सारे बच्चों का सटीक उत्तर भी आ रहा है, कई सारे बच्चों का गलत उत्तर भी आ रहा है, सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सटीक उत्तर क्या होगा? जी हाँ, 44 का क्या हो जाएगा? 44 का सटीक उत्तर होगा सी। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार इसका उदाहरण होगा। किसका होगा? रूपक अलंकार इसका उदाहरण होगा, याद रखिएगा। पट देत बार बार, भिखार इनको देखकर पट देत बार बार, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का? क्वेश्चन नंबर 44 का जो सटीक उत्तर होगा ना, वो हो जाएगा सी, रूपक अलंकार, बिल्कुल सटीक उत्तर। अब देखो ये रहा आपका होमवर्क का प्रश्न। इस प्रश्न को घर से कर लेकर आना है, घर से कर लेकर आएगा। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद सभी को।